हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं करवा रही हूं। तो आज का टॉपिक है भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। तो इससे संबंधित मैं प्रश्न लेकर आई हूँ और आज प्रश्नों की संख्या ज्यादा भी है, यानी आज प्रश्न कितने हैं? 130 प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो जो भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए उसे बिल्कुल भी मत छोड़िए, और जहां पर आप कमजोर हैं उस टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। यानी एग्जाम से पहले आपको अपने सभी कठिन टॉपिक, जो आपको कठिन लगते हैं, जो आपका कठिन विषय है, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 12वां वीडियो है, 11 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसके पहले भी मैंने ईवीएस की 20 प्रैक्टिस आप लोगों को दी थी, और अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इतने टॉपिक जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। ये आपका जो टॉपिक है कल की वीडियो में लिया था, खेल एवं खेल भावना। और आज का टॉपिक है भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। और कल जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं प्रदेश से संबंधित नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊंगी। फिर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान, जिससे प्रश्न आपको मिलने ही हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न मैं करवा दूंगी। उसके बाद शासन व्यवस्था और पर्यावरण आवश्यकता। तो ये जो टॉपिक हैं जल्द ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2-3 वीडियो आएंगे और ये जो टॉपिक बचे हुए हैं ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कावेरी और चौथा महानदी। तो जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण और है क्योंकि आज मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल भी लेकर आई हूं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, अंतर याद रखना है। दक्षिण गंगा वो कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। तो आज मैं इसीलिए डिटेल लेकर आई हूं ताकि आपके जो और डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो चलिए इसमें जो आपका उत्तर है वह आपका बी विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के पास प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? पहला है ताप्ती, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है चंबल और चौथा है माही। तो जबलपुर के पास प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी बनाती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, तो नर्मदा नदी। और संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरते हुए जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अब ये आपको याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका भी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है कोसी नदी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है सोन नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। दामोदर नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। अब इस पर दामोदर घाटी परियोजना बनने के बाद बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको अभी मिलेगा आगे।
और ये जो बिहार का शोक है ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला है डोडा बेटा, दूसरा है अनाईमुडी, तीसरा है महेंद्रगिरी और चौथा है गुरु शिखर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अनाईमुडी जो है केरल में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यह न केवल पश्चिमी घाट बल्कि पूरे दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने डिटेल लिख दी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो डोडा बेटा है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, जो इसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बनाती है। महेंद्रगिरी जो है यह उड़ीसा में स्थित है, इसे पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों में गिना जाता है, लेकिन यह सबसे ऊंची चोटी नहीं है। और गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान में स्थित है, न कि प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला है हिमालय, दूसरा है अरावली, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है विंध्याचल। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, तो ये भी याद रखिए। और ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। और सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पठार को भारत का खनिज हृदय या रूर प्रदेश कहा जाता है? पहला है दक्कन का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार और चौथा है शिलांग का पठार। तो भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। सी विकल्प उत्तर है। छोटा नागपुर का पठार जो है कोयला, लोहा, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे खनिजों से अत्यंत समृद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश या खनिज हृदय कहा जाता है। और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा असम। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बी विकल्प उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, राज्य पूछ लिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जूनागढ़ में स्थित है। और यह पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा प्राकृतिक आवास है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, दूसरा है मैंग्रोव ज्वारी वन, तीसरा है पर्वतीय वन और चौथा है कटीले वन। तो सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव या ज्वारी वन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदर वन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में मिलता है। इन्हीं वृक्षों के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ा है। ये खारे पानी में जीवित रहने वाले मैंग्रोव वन है, तो इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? यानी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, ये पूछा गया है। पहला है 21%, दूसरा 24%, तीसरा है 33% और चौथा है 50%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 यानी कि 33% भाग पर वनों का होना अनिवार्य है। मैदानी भागों में यह 20% और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला है NH1, दूसरा है NH7, तीसरा है NH44 और चौथा है NH2। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। पुराना नाम पूछ लिया जाए तो NH7 था, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है हाजीपुर और चौथा है कोलकाता। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रयागराज जो है, ये जो 3 विकल्प हैं ये गलत हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। प्रयागराज जो है यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और हाजीपुर में
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है और कोलकाता में यहाँ पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। तो ये भी साथ में याद रखना है, इसलिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला है यूरोप, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा दक्षिण अमेरिका। तो ये दो प्रश्न हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक तो छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाता है और एक बड़ा पूछ लिया जाता है। यदि आपसे छोटा पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, यदि आपसे बड़ा पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह है आपका एशिया महाद्वीप। दोनों ही बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है और यह किस महासागर में स्थित है? पहला है जावा गर्त हिंद महासागर, दूसरा है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर, तीसरा है प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर और चौथा है सुंडा गर्त प्रशांत महासागर। तो विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना गर्त, और ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त का चैलेंजर डीप बिंदु पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महासागर एस आकार का है? पहला है प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा है आर्कटिक। तो कौन सा जो महासागर है एस आकार का है? अटलांटिक। बी विकल्प उत्तर है। अटलांटिक महासागर जो है इसका नक्शा देखेंगे आप तो अंग्रेजी के एस आकार का दिखाई देता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है दक्षिण अमेरिका और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो किस महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो वह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से भूमध्य रेखा, उत्तरी भाग से कर्क रेखा, दक्षिणी भाग से मकर रेखा और तो अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, उत्तरी भाग से कर्क रेखा और दक्षिणी से मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? पहला है यमुना, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा गोदावरी। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब किया गया है? 2008 में। तो गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और बांग्लादेश, तीसरा है भारत और नेपाल और चौथा है भारत और भूटान। तो प्रसिद्ध तीस्ता नदी विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम होता है? पहला है सिंधु, दूसरा सतलुज, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा उपरोक्त सभी। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम होता है। तो उपरोक्त सभी। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर झील और उसके पास स्थित चेमा युंगडुंग व राकसताल हिमनद से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों प्रमुख नदियों का उद्गम होता है और ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी बनती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा देवप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग और चौथा हरिद्वार। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जिसके बाद इसे संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी सहायक नदी पूछी गई है। पहला है यमुना, दूसरा सोन, तीसरा गंडक और चौथा गोमती। तो यमुना जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यह प्रयागराज में गंगा से
मिल जाती है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये भी याद रखना है। और कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बान यानी शेर का मुख कहा जाता है? पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सिंधु, तीसरा है झेलम और चौथा है चिनाब। तो किस नदी को तिब्बत में कहा जाता है शेर का मुख यानी सिंगी खम्बान? तो सिंधु नदी को, बी विकल्प उत्तर है। सिंधु नदी को कहा जाता है सिंगी खम्बान या लॉयंस माउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नद मुख बनाती है? पहला है कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा ताप्ती और चौथा महानदी। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। दोनों नदियों के नाम आपको याद रखने हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये कठोर चट्टान से बहने के कारण अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वतीय दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला है सिपकीला, दूसरा नाथुला, तीसरा जोजिला और चौथा है बोमडिला। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो याद रखिए एक शब्द जोशीले, जोशीले एक शब्द याद रखिए। जो से जोजिला दर्रा, सी से श्रीनगर और ले से लद्दाख। तो जोशीले याद रखिए, इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी यानी उदगमंडलम किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है इलायची पहाड़ियां, दूसरा है नीलगिरी पहाड़ियां, तीसरा है अन्नामलाई पहाड़ियां और चौथा है पालनी पहाड़ियां। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प नीलगिरी की पहाड़ियां। ऊटी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और कौन कौन गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर मैं तो नहीं गई हूँ। और नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? पहला है इलायची पहाड़ियां, दूसरा है पालनी पहाड़ियां, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियां और चौथा है सेवरॉय पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मिलन बिंदु पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है सह्याद्री, दूसरा हिमाद्री, तीसरा शिवालिक और चौथा पूर्वांचल। तो भारत में पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह जैव विविधता का एक प्रमुख हॉट स्पॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा है लेटराइट मिट्टी। तो भारत का दक्कन ट्रैप जो है ये मुख्य रूप से काली मिट्टी से ढका है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। यहाँ थोड़ी सी डिटेल है। दक्कन का पठार प्राचीन काल में ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के फैलने से बना है। इस लावा चट्टानों के टूटने से यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कपास की जो खेती है वह सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। का से कपास, का से काली मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? पहला है हिमालय, दूसरा है विंध्याचल श्रेणी, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है अरावली श्रेणी। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो वह है विंध्याचल श्रेणी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और यह भौगोलिक रूप से उत्तर भारत को प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली प्राकृतिक सीमा मानी जाती है। अब
ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप लोग यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके पहले वीडियो आई हैं उसमें मैं बता देती थी सिर्फ, लेकिन जो बताने वाला है शायद आप लोग ना लिख पाते हो, इसलिए यहाँ पे मैं इसको लिख कर लेकर आई हूँ। यदि आप लोग शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर अब समय नहीं है इतना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान FRI जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा भोपाल, तीसरा देहरादून और चौथा शिमला। तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है FRI। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसको लोग देखने भी जाते हैं, मैं भी गई थी उत्तराखंड, जब गई थी देहरादून तब मैं इसे देखने के लिए गई थी FRI को। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन, तीसरा है मैंग्रोव वन और चौथा है कटीले वन। तो इसमें तो आपको परेशानी नहीं होगी। पर्णपाती या पतझड़ वन, इनका मतलब ही क्या है? जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जैसे सागौन, साल और शीशम, इस तरीके के वृक्ष इसमें उगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला है मेधा पाटकर, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है बाबा आमटे और चौथा है सलीम अली। तो पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया, यूपी टेट में भी और सी टेट में तो कई बार पूछ लिया गया। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में वनों की कटाई की रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब और विकल्प लिखे हुए हैं। मेधा पाटकर जो है, इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। बाबा आमटे जो थे, ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुख्य रूप से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और सेवा के लिए काम किया। और सलीम अली, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये जो सलीम अली थे, ये महान पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा केरल, तीसरा असम और चौथा जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन EVS के लिए। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है केरल। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मिलते जुलते प्रश्न हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। शांत घाटी केरल और फूलों की घाटी उत्तराखंड। केरल के पलक्कड़ जिले में है साइलेंट वैली और अपनी अत्यधिक सघन जैव विविधता और दुर्लभ पौधों और जीवों के लिए प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है साइलेंट वैली, यानी कि शांत घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? पहला है मिजोरम, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है भारत के मिजोरम राज्य में है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन मिजोरम में है। तो यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, यदि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? पहला है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा है सदिया से धुबरी, तीसरा है कोल्लम से कोट्टापुरम और चौथा है काकीनाडा से पुडुचेरी। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है NW1 यानी कि प्रयागराज से हल्दिया। अब यहाँ पर प्रयागराज का पुराना नाम लिखा हुआ है इलाहाबाद, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली पर स्थित है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? पहला है दिल्ली से आगरा, दूसरा मुंबई से ठाणे, तीसरा है कोलकाता से रानीगंज और चौथा है चेन्नई से बंगलुरु। तो भारत की पहली ट्रेन चली मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ये भी याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर यानी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह को सबसे व्यस्त या प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है? पहला है कांडला, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोच्चि और चौथा है पारादीप।
तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी विकल्प, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा और पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर एक ज्वारी बंदरगाह है, तो ये भी याद रखिए। और हमसे पूर्वी तट का पूछा गया था, तो बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है? पहला है रेलवे, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है वायु परिवहन और चौथा है तटीय बंदरगाह। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, बी विकल्प उत्तर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये महानगर आपको याद रखने हैं। यदि प्रश्न बनता है तो इन्हीं महानगरों से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक विशाल 4x6 लेन राजमार्ग नेटवर्क है। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू किया गया था, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा कौन सा भारतीय शहर ढाका से जुड़ा हुआ है? पहला है अगरतला, दूसरा कोलकाता, तीसरा गुवाहाटी और चौथा सिलीगुड़ी। तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा कौन सा भारतीय शहर बांग्लादेश से जुड़ा है? तो वह है कोलकाता, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप या बर्फीला महाद्वीप भी कहा जाता है? पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अंटार्कटिका और चौथा उत्तरी अमेरिका। तो सफेद महाद्वीप या बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके 98% हिस्सा जो है हमेशा मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, और यह वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का केंद्र है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला है मेडागास्कर, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा सुमात्रा और चौथा श्रीलंका। तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क यानी यूरोप का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है? पहला है जिब्राल्टर, दूसरा है बेरिंग, तीसरा है मलक्का और चौथा पाक जल संधि। तो कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो वह है आपकी बेरिंग जल संधि, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करती है, यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका को। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। और विकल्प देख लीजिए। जिब्राल्टर संधि जो है यह यूरोप को अफ्रीका यानी कि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि यह मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और पाक जल संधि यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाक जल संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला है हिमालय, दूसरा है रॉकीज, तीसरा है एंडीज और चौथा आल्प्स। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 7000 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी और कटी-फटी है? पहला है प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो सबसे लंबी तटरेखा और कटी-फटी है वो किसकी है? अटलांटिक महासागर की, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कटी-फटी तटरेखा होने के कारण अटलांटिक महासागर की कुल तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक हो जाती है, जो इसे प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता? पहला है यूरोप, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अफ्रीका। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। तो किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता? तो वह है यूरोप, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप जो है विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी गर्म या बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है? पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है दक्षिण अमेरिका। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी यहाँ पर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार या प्रवाल भित्ति है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? पहला है नर्मदा, दूसरा है माही, तीसरा है चंबल और चौथा है गोदावरी। तो जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही नदी जो है एकमात्र भारत की नदी है, थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और फिर गुजरात जाते समय कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा उड़ीसा। ये पहले पूछा जा चुका है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। तो असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में एक सींग वाले भारतीय गैंडों के सबसे बड़े आवास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है जोग जलप्रपात, दूसरा है कुंचिकल जलप्रपात, तीसरा है दूध सागर जलप्रपात और चौथा है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, वाराही नदी पर है ये कुंचिकल जलप्रपात और 455 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये माना जाता है। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ऊंचाई है 253 मीटर और इसे भारत का सबसे ऊंचा सीधे नीचे गिरने वाला जलप्रपात माना जाता है। दूध सागर ये भी इंपॉर्टेंट है, यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और आयतन के हिसाब से भारत के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा अफ्रीका और चौथा है एशिया। तो टिटिकाका झील कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील है। तो याद रखिए, तभी तो यहाँ पर लिखा है नौगम्य झील यानी नौकायन योग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है, तो ये भी याद रखिए। और समताप मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। तो ये भी साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा सिंधु और चौथा गोदावरी। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है ब्रह्मपुत्र, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे असम सरकार द्वारा जिला भी घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला है यमुना, दूसरा गोमती, तीसरा सरयू और चौथा घाघरा। तो लखनऊ जो है नवाबों की नगरी जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? पहला है सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा है तीस्ता और चौथा गंडक। तो किसको सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो वह है ब्रह्मपुत्र, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो नदी एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है? पहला है जुआरी, दूसरा है मांडवी, तीसरा है पेरियार और चौथा शरावती। तो मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और गोवा की राजधानी पणजी जो है इसी नदी के तट पर स्थित है और प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात भी इसी नदी पर है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है भागीरथी, दूसरा अलकनंदा, तीसरा यमुना और चौथा सतलुज।
तो टिहरी बांध जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। किस पर बना है? भागीरथी नदी पर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना है। यह भारत के सबसे ऊंचा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पहला है सोन, दूसरा गंडक, तीसरा कोसी और चौथा पुनपुन। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, ये याद रखिए। बहुत रास्ता बदलती है और बिहार में हर साल विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है? पहला है नर्मदा, दूसरा सोन, तीसरा महानदी और चौथा बेतवा। तो इसमें जो सोन नदी है ये अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अमरकंटक से दो मुख्य नदियां निकलती हैं, नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है और सोन जो है उत्तर की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है गुरु शिखर, दूसरा है धूपगढ़, तीसरा पचमढ़ी और चौथा है महेंद्र गिरी। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, धूपगढ़ है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। धूपगढ़ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम और चौथा जम्मू कश्मीर। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? पहला है एंडीज, दूसरा है पामीर पठार, तीसरा हिमालय और चौथा आल्प्स। तो किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मध्य एशिया में स्थित पामीर के पठार को उसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पहला है हिमाद्री, दूसरा शिवालिक, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक और चौथा कुमायूं। तो सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हिमालय को उत्तर से दक्षिण 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ये भी याद रखिए। महान हिमालय हिमाद्री, मध्य हिमालय हिमाचल और सबसे दक्षिणी या बाहरी भाग को शिवालिक कहते हैं और यह सबसे नवीन भाग है कौन? शिवालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? पहला है सिक्किम, दूसरा लद्दाख, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो खारदुंगला पर्वतीय दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में लेह के पास स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है मैंग्रोव वन और चौथा है शंकुधारी वन। तो किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी है कि मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और भारत में ये वन सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तृत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा आंध्र प्रदेश। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाने वाली लकड़ीदार लताओं को क्या कहते हैं? पहला है अधिपादप, दूसरा लियाना, तीसरा साक और चौथा मरुदभेद। तो इन्हें लियाना कहा जाता है। बी विकल्प में आपका उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल है। वर्षा वनों में सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। तो वहां पाई जाने वाली जो मोटी लकड़ीदार बेलों या लताओं को लियाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहला है 5 जून, दूसरा 21 मार्च, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 16 सितंबर। तो 21 मार्च को हर साल विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
यहाँ पर लिखे हुए हैं। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा सबसे व्यस्त बंदरगाह है? पहला है चेन्नई, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मुंबई बंदरगाह है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और व्यस्ततम व्यापारिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 किन दो शहरों को जोड़ता था? यानी जोड़ता था, ये पूछा जा रहा है। पहला है दिल्ली से अमृतसर, दूसरा है दिल्ली से कोलकाता, तीसरा है मुंबई से चेन्नई और चौथा है वाराणसी से कन्याकुमारी। तो NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता था, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पुराना NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता था। यह शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा था, GT रोड का। तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो वह है महाराष्ट्र में, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की किस एक्सप्रेस ट्रेन के नाम वर्तमान में सबसे तेज गति से चलने का रिकॉर्ड है? पहला है शताब्दी एक्सप्रेस, दूसरा राजधानी एक्सप्रेस, तीसरा है ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस और चौथा है गतिमान एक्सप्रेस। तो वर्तमान में जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वह है वंदे भारत, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराना नाम इसका ट्रेन 18 है, तो ये भी याद रखिए। वंदे भारत भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और स्वदेशी रूप से निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंची थी और वर्तमान में यह भारत की सबसे आधुनिक और तेज चलने वाली ट्रेन सेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो ये प्रश्न आ चुका है लगता है। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा दक्षिण अमेरिका। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका को लंबे समय तक आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े रहने और इसके आंतरिक भागों के बारे में दुनिया को देर से पता चलने के कारण अंध महाद्वीप कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, बी विकल्प उत्तर है। विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा है। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भूमध्य रेखा के दक्षिण में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? पहला है स्वेज, दूसरा पनामा, तीसरा कील और चौथा इरी। तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़कर जहाजों का चक्कर बचाती है और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला है केन्या, माउंट केन्या, दूसरा है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है माउंट एल्ब्रूस और चौथा है माउंट एटलस। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजानिया में स्थित है, ये भी जान लीजिए। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की एक प्रमुख विशेषता है? पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की एक प्रमुख विशेषता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं उसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है अमेजन, दूसरा है नील, तीसरा है यांगत्जे और चौथा है मिसिसिपी। ये प्रश्न जो है, दो प्रश्न हैं जो काफी मिलते जुलते लगते हैं और अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो नील नदी है, इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। दोनों ही बातें याद रखनी है, यहाँ मैंने लिख भी लिया है।
नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी पानी के आयतन और चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दोनों ही बातें याद रखिएगा और दोनों ही प्रश्नों में इन दोनों नदियों के विकल्प आपको मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा जाए कि लंबी नदी तो नील नदी और बड़ी नदी तो अमेजन नदी, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील कौन सी है? पहला है चिल्का, दूसरा है वुलर, तीसरा है डल झील और चौथा है सांभर झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। केरल अपने उच्च गुणवत्ता वाले काली मिर्च, इलायची और अन्य मसालों के उत्पादन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है राजस्थान, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा उड़ीसा और चौथा मिजोरम। तो ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद रखना है, यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार का निर्माण किस गतिविधि के कारण हुआ? पहला है हिमनद जमाव, दूसरा है ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन, तीसरा है भूकंप और चौथा है पवन अपरनद। तो दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के कारण, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई है। दक्कन का पठार क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी दरारों से निकले बेसाल्ट लावा के जमा होने से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है यानी सिक्किम को तिब्बत से? पहला है नाथूला, दूसरा है सिपकीला, तीसरा है लिपुलेख और चौथा है बनिहाल। तो कौन सा दर्रा है जो भारत को चीन से जोड़ता है? तो वह है आपका नाथूला दर्रा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था, तो ये भी याद रखिए, सिल्क रूट का। यह भारत चीन व्यापार के लिए प्रमुख सीमा चौकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? पहला है 1972, दूसरा है 1973, तीसरा है 1980 और चौथा है 1992। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया? 1973 में, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बाघ के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पहला है 50%, दूसरा 61%, तीसरा है 71% और चौथा 80%। तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही जो है मैंने आपको यहाँ बता दिया है, 29% भाग पर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह है जम्मू कश्मीर, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का पंपोर क्षेत्र केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी जो है करेवा मिट्टी है, यहाँ पर केसर के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था और उसका नाम क्या है? पहला है काजीरंगा, दूसरा जिम कॉर्बेट, तीसरा है गिर और चौथा कान्हा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। तब इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। यहाँ पर लिखा हुआ है 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम दिया गया। वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना संचालित बंदरगाह कौन सा है? पहला है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है कोलकाता बंदरगाह, तीसरा है
चेन्नई बंदरगाह और चौथा है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना संचालित बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह है, जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा व्यापार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अंटार्कटिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर शोध केंद्र बने हुए हैं। अंटार्कटिका पर कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। इसका उपयोग केवल विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम और पृथ्वी के रहस्यों के अनुसंधान के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है अटलांटिक महासागर का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं के चक्र के बीच स्थित एक शांत जल का क्षेत्र है, जहां सरगासम नामक समुद्री घास तैरती है। इसकी कोई निश्चित तटरेखा नहीं है। तो सरगासम घास है, इसीलिए इसे सरगासो कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा है प्रधान मध्याह्न रेखा और चौथा है मकर रेखा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी विकल्प, भूमध्य रेखा। इसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती है और इसे 2 बराबर गोलार्धों उत्तर और दक्षिण में बांटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले यूपी टेट में ही पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है सहारनपुर, दूसरा है बिजनौर, तीसरा है मेरठ और चौथा गाजीपुर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और बलिया जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो बलिया जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? पहला है गोमती, दूसरा है राप्ती, तीसरा है सरयू और चौथा है यमुना। तो गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है? तो ये है आपकी राप्ती नदी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है। राप्ती नदी के कारण गोरखपुर क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है, इसलिए इसे गोरखपुर का शोक कहते हैं। गोरखपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है सोनभद्र और चौथा है मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिए, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला है भदोही, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है लखीमपुर खीरी और चौथा है चंदौली। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र है सोनभद्र में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सोनभद्र में जो है क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र है, और सबसे कम पूछ लिया जाए तो भदोही में है। तो ये भी याद रखिए, संत रविदास नगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है चंदौली, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है प्रयागराज और चौथा है लखनऊ। तो इसे तो आप भूल ही नहीं सकते, चंद्रप्रभा चंदौली बिल्कुल रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है चंदौली जिले में है और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, 1957 में स्थापित है। इतना और याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? पहला है यमुना, दूसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तीसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और चौथा है गंगा एक्सप्रेस वे। तो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे वर्तमान में है गंगा एक्सप्रेस वे। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो निर्माण पूरा होने के बाद गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है लगभग, और मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? पहला है वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा अयोध्या और चौथा कानपुर। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है प्रयागराज में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है।
प्रयागराज में इसका पुराना नाम इलाहाबाद है, ये भी याद रखिए। तो इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, जहां हर 12 वर्ष में प्रसिद्ध महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा कानपुर और चौथा कुशीनगर। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। कुशीनगर में कुशीनगर हवाई अड्डा है, यहाँ पर लिखा भी है। वाराणसी के बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। लखनऊ में स्थित हवाई अड्डे का नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसे आमतौर पर अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा, तो ये भी याद आपको साथ में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, जो इसे मध्य प्रदेश से अलग करती है? पहला है यमुना, दूसरा चंबल, तीसरा बेतवा और चौथा केन। तो कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो वह है चंबल नदी, जो इसे मध्य प्रदेश से अलग करती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, और यह नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला है इज्जतनगर बरेली, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मखदूम मथुरा और चौथा है झांसी। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है? पहला है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गोदावरी और चौथा कृष्णा। तो किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में लाल नदी कहा जाता है, क्योंकि इसके मार्ग की मिट्टी लाल रंग की होती है, जो बारिश के दिनों में पानी को हल्का लाल रंग देती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ? पहला है 1947, दूसरा 1950, तीसरा 1960 और चौथा 1972। तो कब हुआ सिंधु जल समझौता? तो ये हुआ 1960 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इसके तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज, और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब के जल का मुख्य अधिकार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? पहला है सिंधु बेसिन, दूसरा है गंगा बेसिन, तीसरा है गोदावरी बेसिन और चौथा है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह है आपका गंगा बेसिन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, जो देश के लगभग 26% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जो गंगा नदी बेसिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? पहला है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा सोन और चौथा चंबल। तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है वह है नर्मदा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सकरी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? पहला है नाथुला, दूसरा है नामचा बरवा, तीसरा है माजुली और चौथा है इम्फाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? नामचा बरवा से, अरुणाचल प्रदेश। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तिब्बत से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत के पास यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक ढाल का काम करती है? पहला है अरावली, दूसरा हिमालय, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा विंध्याचल। तो साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए ढाल का काम करती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हिमालय की विशाल ऊंचाई उत्तर से आने वाली अत्यधिक ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, जिससे उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड से बच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन का पुराना या स्थानीय नाम क्या है? पहला है सागरमाथा, दूसरा है चौगोरी कृष्णगिरी, तीसरा है लहोत्से और चौथा है अन्नपूर्णा। तो माउंट केटू का पुराना नाम पूछा गया है, तो चौगोरी या कृष्णगिरी। बी विकल्प इसमें आपका
उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा, और स्थानीय रूप से इसे चौगोरी कहा जाता है और प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पटकाई बुम की पहाड़ियां भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? पहला है चीन, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है नेपाल। तो पटकाई बुम की जो पहाड़ियां हैं भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? तो म्यांमार के बीच। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पटकाई, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है और यह भारत तथा म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती हैं। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है दक्कन का पठार और चौथा है सिल्लांग का पठार। तो अरावली और विंध्याचल श्रेणियों के बीच जो पठार स्थित है वह है मालवा का पठार। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है सिपकीला, तीसरा है नाथूला और चौथा है लिपुलेख। तो कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है? तो वह है रोहतांग दर्रा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और इसी के नीचे प्रसिद्ध अटल टनल बनाई गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागौन और साल किस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरा है अल्पाइन वन और चौथा है मैंग्रोव वन। तो सागौन और साल किस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, ये आपको पता ही है। ये पर्णपाती वनों में उगते हैं और मुख्य रूप से इमारती लकड़ी के लिए इनका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर है। यह हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चीड़, देवदार और सिल्वर फर जैसे शंकुधारी वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला है मरुस्थलीय वनस्पति, दूसरा है पर्वतीय वन या हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है मैंग्रोव क्षेत्र और चौथा है घास के मैदान। तो चीड़, देवदार और सिल्वर फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय वन या हिमालयी क्षेत्र में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीड़, देवदार और सिल्वर फर जैसे शंकुधारी वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन और हिमालयी क्षेत्र में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उन पर नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नष्ट हो चुके वनों पर पुनः नए सिरे से वन लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है वनोन्मूलन, दूसरा है पुनर्वनीकरण, तीसरा है वनीकरण और चौथा है कृषि वानिकी। अब प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। नष्ट हो चुके वनों के स्थान पर पुनः नए सिरे से वन लगाए जा रहे हैं, तो पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, रिफॉरेस्टेशन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। किसी ऐसे स्थान पर जहां पहले वन थे लेकिन उन्हें काट दिया गया था, दोबारा पेड़ लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। बिल्कुल नई भूमि पर लगाना वो वनीकरण कहलाता है। तो अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निगम प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, यानी कि कंपनी के रूप में पंजीकृत? पहला है एन्नोर, दूसरा है कांडला, तीसरा है तूतीकोरिन और चौथा है हल्दिया। तो भारत का पहला निगम प्रमुख बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित एन्नोर बंदरगाह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसे सार्वजनिक कंपनी के रूप में विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे भारत के किन दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है? पहला है मुंबई से गोवा, दूसरा है रोहा से मंगलुरु, तीसरा है अहमदाबाद से मुंबई और चौथा है चेन्नई से कोच्चि। तो कोंकण रेलवे भारत के किन दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है? तो रोहा से मंगलुरु को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट के समानांतर महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है। यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह कई गुफाओं और पुलों से गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सबसे पुराना और एकमात्र संचालित ट्राम नेटवर्क है? पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा है दिल्ली और चौथा चेन्नई। तो किस शहर में सबसे पुराना और एकमात्र संचालित ट्राम नेटवर्क है? तो वह है आपका कोलकाता। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आज भी सड़कों पर बिजली से चलने वाली ट्राम गाड़ियां चलती हैं, जिनकी शुरुआत 1873 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास और हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? पहला है उड़ान योजना, दूसरा भारतमाला, तीसरा सागरमाला और चौथा है डिजिटल इंडिया। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म भी याद रखिए, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसी को शॉर्ट में उड़ान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधताओं के कारण किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? पहला है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा यूरोप। तो विविधताओं के कारण किस महाद्वीप को विषमताओं का देश कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है जो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? पहला है जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा है बेरिंग जल संधि, तीसरा है मलक्का और चौथा है पाक। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने लिखी है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन यूरोप में है, मोरक्को अफ्रीका में है, तथा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। अब बेरिंग जल संधि जो है यह एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशियाई प्रायद्वीप से अलग करती है। और पाक जल संधि है भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से अलग करती है और मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है डैन्यूब, दूसरा है वोल्गा, तीसरा है राइन और चौथा है टेम्स। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो वह है वोल्गा नदी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस से बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा महासागर पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो वह है आपका आर्कटिक महासागर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसलिए यह पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध के भीतर आता है। यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध डेथ वैली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृतक घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? पहला है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो अत्यधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध डेथ वैली यानी मृतक घाटी ये कहां पर है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में मोजावे मरुस्थल में स्थित है। यह पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गर्म और सबसे निचले स्थानों में से एक है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु और चौथा महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर की, क्योंकि यह बहुत कटी फटी है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को लवण नदी कहा जाता है? पहला है लूनी, दूसरा माही, तीसरा बनास और चौथा साबरमती। तो लवण नदी कहा जाता है लूनी को। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर से निकलने वाली लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है और उसके बाद मरुस्थल की लवड़ी मिट्टी के कारण यह खारा हो जाता है। यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। अंतः स्थलीय नदी है ये, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है कृषि उत्पादन, दूसरा खनिज भंडार, तीसरा पर्यटन और चौथा जल प्रपात। तो छोटा नागपुर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज भंडार के लिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, खनिज भंडार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्षेत्र जो है कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिजों से अत्यधिक समृद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है और बड़े
इससे बड़े देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नंबर आता है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? पहला है 9 डिग्री चैनल, दूसरा 10 डिग्री चैनल, तीसरा है पाक जल संधि और चौथा है डंकन मार्ग। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पहला है रणथंभौर, दूसरा कच्छ का छोटा रन, तीसरा है काजीरंगा और चौथा पेरियार। तो भारत में जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कच्छ के छोटे रन में। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। गुजरात के कच्छ के रन में स्थित जंगली गधा अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो खुर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है आज का। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है गुरु शिखर, दूसरा धूपगढ़, तीसरा अनाईमुड़ी और चौथा डोडा बेटा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये माउंट आबू में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आज की वीडियो में मैंने 130 प्रश्न लिए हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न लिए हैं मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक करवाए हैं। तो आज मैंने 130 प्रश्न करवाए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इसके अलावा पेपर 2 के लिए साइंस के 1000 प्रश्न मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं 600 प्रश्न पूरे करवा चुकी हूँ। तो आप लोग यदि पेपर 2 भी देने वाले हैं और आपका विषय गणित और विज्ञान है, तो आप विज्ञान के ये 1000 प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।